किसने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? ओके, अच्छा एक बात बारीकी से याद रखना, अगर कभी आता है पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया तो हो जाए, लेकिन कभी कभार पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन आते हैं निम्न में से। क्या आता है? यानी सर्वप्रथम नहीं, इन चार में से बताओ कि किसने पहले राजधानी बनाया। तो अब आपको उनका क्रम अगर याद होगा तो आप बता पाएंगे कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया और बाद में। क्लियर है? और जैसे मान के चलिए आ गया भारत पर, निम्न में से भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो बात ये नहीं है कि भारत पर आक्रमण किसने पहले किया, बात यह है कि निम्न में से। अरे क्लियर है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। हम हिस्ट्री और तेज अपनी गति बढ़ाएं, उसके पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दें कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो याद क्या रखना है, कई जगह की गुफाओं के निर्माण, मंदिरों के निर्माण किस काल में हुए और किन राजाओं ने। क्लियर है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आपको इन बातों का ध्यान रखते जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम जहां कल पढ़ रहे थे, और घर में यदि आप रिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। चलिए, सभ्यता मौर्य देखें जरा। नहीं, मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं, ये पढ़ा था बनने विदेशी आक्रमण। अच्छा देखें, विदेशी आक्रमण में बहुत ज्यादा पुरानी बात है कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण आपको याद हो, ईरान वंश के राजाओं ने किया, हकमनी वंश के राजाओं ने। इसका सबसे पहले साइरस, हाँ है ना। अच्छा, पहला सफल आक्रमण किया था। अच्छा भैया, दारा का हिंदी में नाम दारा मिलता है और ईरानी भाषा में डेरियस। क्या नाम मिलता है? तो डेरियस और दारा एक ही हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, अब इसके बाद यहां पर आक्रमण हो गया, सिंधु क्षेत्र में इसका कब्जा हो गया, और जब यूनानी शासक आएगा, और यूनानी शासक का युद्ध किससे होगा? दारा। जोरदार आवाज। तो ये युद्ध कहलाएगा अखेला का युद्ध। क्या कहलाएगा? और ये अखेला का युद्ध जो कब होगा? 331 ईसा पूर्व। क्लियर है? फिर वो आगे बढ़ जाएगा और भारत में प्रवेश करेगा, तब तक आ चुका होगा 326 ईसा पूर्व। जबकि सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा। ओके, और उसी समय चंद्रगुप्त गद्दी पर। ये कहानी क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, याद रखिएगा कि इसके बहुत जो सिकंदर के जो सेनापति थे, एक का नाम सेल्यूकस निकेटर था, एक का नाम फिलिप था, एक का नाम अलेक्जेंडर था, लेकिन जिसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? ओके, तो जब इनमें युद्ध हुआ तो समझौता हुआ, समझौते के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह। हाँ या ना? देखिए, एक जगह इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य कहां मिलता है? रुद्र दामन के अभिलेख से। कैसे? अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक राजा आएगा जिसका नाम होगा रुद्र दामन। क्या नाम होगा? वो बताएगा कि हमारे पीछे समय में कभी चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा। बाकी अगर यूनानी में पूछा जाए तो यूनानी में इसे सेंट्रोकोटस। हाँ या ना? इसके दरबार में एक लेखक था, नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था?
इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इसके समय 3 पुस्तकें प्रसिद्ध थी। एक विशाखा दत्त की मुद्राक्षस, है ना, फिर एक क्या चाणक्य की अर्थशास्त्र, और ये जो उस समय अर्थशास्त्र लिखी गई वो ये वाली पैसे की अर्थशास्त्र नहीं थी, वो थी एक्चुअली राजा को कैसे रहना चाहिए, प्रजा को कैसे रहना चाहिए, यानी जीवन के तरीकों से संबंधित। ओके, अब मेगास्थनीज ने जो उस समय सबसे बड़ा नगर बताया मौर्य साम्राज्य में, वो बताया पाटलिपुत्र। उस समाज को बताया कि ये 10 भागों में बटा है। अच्छा, एक बात और, कितना, वेरी गुड, कितने भागों में, 7 भागों में बटा है। क्लियर है, पक्का। अच्छा, एक बात और, इस समय एक टैक्स लगता था जो एक यहां पर हम पढ़ा नहीं पाए हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के समय खेती के लिए भूमि पर एक कर लगता था जिसका नाम था सीता। क्या नाम था? इस टैक्स का नाम सीता था और इसको उगाने वाले को कहते थे सीताध्यक्ष। क्या कहते थे? क्लियर है? आपको ये पूछा जाएगा कि सीता नाम का टैक्स किस राजा के समय लगता था? तो मौर्य साम्राज्य के समय लगता था। अरे क्लियर है? तो यहां पर ये बातें क्लियर हो जाती हैं। यूनानी आक्रमण हमने आपको वित्सन के रटाए हैं कि नहीं रटाए हैं? हाँ या ना? इसके बाद सीधा आते हैं हम मौर्य वंश पर। मौर्य वंश में खास तौर पर 3 राजा याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। अशोक के बाद कुणाल है, संप्रति है, दशरथ है, हाँ या ना? और अंत में है बृहद्रथ। क्या है? क्लियर है? याद रखिएगा, भारतीय साम्राज्य की पहली स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, क्योंकि उस समय तक भारतीय साम्राज्य नहीं था, केवल और केवल था मगध साम्राज्य। कैसा था? लेकिन चंद्रगुप्त ने आक्रमण करके इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया कि भारत के बाहर तक सीमाएं फैल गई। समझ में आ रही बात? और इसे कहा गया अखंड भारत, यानी भारतीय साम्राज्य। तो भारतीय साम्राज्य शब्द पहला आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लेकिन अगर प्रश्न परीक्षा में आए कि मगध साम्राज्य की बात कब आई, तो हर्यक वंश में आई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बहुत पहले मगध आ चुका था। तो अगर मगध साम्राज्य की स्थापना आए तो हर्यक वंश बताएंगे, और अगर भारतीय साम्राज्य की बात आए तो, क्लियर है? जोरदार आवाज आना चाहिए। क्लियर है? जितना रिपीट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। चलिए, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, ओके। देखिए, सालिस, अशोक और अंत में क्या आएगा? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये 323 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, गुरु चाणक्य की कृपा से बैठा था। इसने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया? नहीं बनाया। सेंटोकोटस इसका नाम रखा गया था। ओके, चले, जन्म 345 ईसा पूर्व। जैन ग्रंथ से क्षत्रिय कुल का बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से शूद्र बताते हैं। 3 पुस्तकों के नाम इस समय आते हैं, हम आपको रिवाइज करा चुके हैं, हाँ या ना? देखें, प्लूटार्क के चंद्रगुप्त, चलिए ये सारे इनको दहेज में मिले थे। देखो, सेंटोकोटस, एंट्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़, हाँ या ना? और ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन। बनाया किसने था? अभी आगे राजा आएगा, सुन रहे हो? याद रखना, अभिलेख में जानकारी किसकी है ये बात अलग है, क्योंकि जब अगला राजा आता था तो वो अपने पिछले राजाओं का विवरण उसमें डालता था। समझ में आ रही बात? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध अशोक से है, बात सही है। इसमें अशोक की जानकारी है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है। क्लियर है? देखिए, अभी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा आगे जब आप रुद्रदामन पढ़ेंगे। मेगास्थनीज के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आपको नहीं पढ़ाया? यूनानी लेखक है? नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है। मेगास्थनीज नामक किताब, सॉरी, इंडिका नामक किताब लिखी है। और ये
लिखित तौर पर पहला ग्रंथ है ये। चलिए, ये सारी चीजें बता दी आपको। भद्रबाहु से दीक्षा ले ली। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के बारे में हमने आपको बताया था कि पानी की कमी को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र का में गिरनार क्षेत्र गुजरात में एक झील का निर्माण कराया। नाम क्या था? भविष्य में अशोक ने नहरें बनवाई और भविष्य में आने वाला राजा रुद्रदामन इसने, ठीक है, मरम्मत कराई। चलो, बिंदुसार, सहसेन कहा गया, चाणक्य था, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। राजदूत आए इनके, अशोक, ये यहां हम पढ़ रहे थे। अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व, भैया ईस्वी में नहीं, ये सुधार लेना, ईसा में गद्दी पर बैठा। सभी लोग अपने नोट्स में भी सुधार लेंगे। सुन रहे हो? ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। अशोक को उसके अभिलेखों में, अच्छा एक बात, इसके ज्यादातर नाम क्या मिलते हैं? देवना प्रिय, हायना और प्रियदर्शी मिलते हैं। इसका नाम जो अशोक मिलता है वो मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख। कहां मिलता है? अरे क्लियर है? अदरवाइज इसके ज्यादातर नाम प्रियदर्शी मिलते हैं। और देवना प्रिय नाम से यह शो होता है कि यह हिंदू धर्म को भी संरक्षण देता था। पहले ब्राह्मणवादी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? कलिंग युद्ध के बाद। कब के बाद? जब इसने, एक्चुअली इसकी नीति थी युद्ध करना और साम्राज्य विस्तार करना, लेकिन जब इसने 261 ईसा पूर्व, कब इसने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग की उस समय राजधानी थी तोसली, क्या थी? और इसने कलिंग पर आक्रमण किया और भयंकर नरसंहार हुआ, और इस नरसंहार को देख करके इसका हृदय परिवर्तित हो गया और एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, क्या नाम था, से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ओके, और अब ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? देखे, कुछ अभिलेखों में, पूर्व अभिलेख में से प्रियदर्शी कहा गया, मास के अभिलेख में से बुद्ध, शाक्य और अशोक कहा गया, दक्षिण भारत के मास की ओर इसका नाम अशोक मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? मास के अभिलेख हो? अरे क्लियर है? अब देखें, बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा, ये कहानी हम पिछली बार बता चुके, लेकिन राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और गद्दी पर बैठा 273 ईसा पूर्व। ओके, चलिए देखें, अब उस समय अशोक के समय एक नई किताब आई, राज तरंगिणी। कौन सी आई? हाय ना, लिखी कौन ने? कलहण ने। कौन ने? अच्छा, इसके दो पुत्र कुणाल एवं महेंद्र, सुन रहे हो? हालांकि इसके बहुत पुत्र थे, लेकिन दो प्रसिद्ध पुत्र थे। कौन कौन से? हाय ना, तो दो पुत्रियां थी, चारुमती और संघमित्रा। दो पुत्रियां थी, कौन? अरे क्लियर है? तो इसने अपने एक पुत्र, कौन? महेंद्र, और पुत्रियों में से एक पुत्री संघमित्रा, इन दो को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। याद रखिएगा, जबकि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। यह प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि कौन सा एरिया अशोक के साम्राज्य में शामिल, कौन सा नहीं था? श्रीलंका। बाकी मुख्य भारत पूरा अशोक के साम्राज्य में था। लेकिन दो पुत्रियां थी, संघमित्रा एवं, अरे क्लियर है? इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कब? 261 ईसा पूर्व। कब? अरे क्लियर है? में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग की राजधानी क्या थी? इस पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि यहां के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे। ओके,
चलिए, कलिंग युद्ध, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये गद्दी पर कब बैठा था? ईसा पूर्व 273। ओके, कलिंग पर कब आक्रमण किया? 200। ओके, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। क्लियर है? कलिंग की राजधानी तोसली वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है। अच्छा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 13वां अभिलेख, कौन सा अभिलेख? हाँ या ना? 13वां अभिलेख बताता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और यही अभिलेख बताता है कि यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभिलेख में यह प्रमाणित पाया गया कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था? कौन सा? हाँ या ना? अरे क्लियर है? जबकि यदि पूछा जाए कि किस में उसका नाम अशोक मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा, मास्की और ओके, जबकि बाकी अभिलेखों में ज्यादातर से देवनाप्रिय कहा गया है। क्लियर है? देखें, कलिंग युद्ध में नरसंहार युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव धर्म मानता था। बाद में उसने कौन सा? है ना? और इसकी जानकारी हमें कहां मिल रही है? युद्ध की जानकारी कहां मिल रही? नरसंहार की जानकारी कहां मिल रही? अरे क्लियर है? देखिए, अशोक ने अपने पुत्र, अब हम आपको बता चुके हैं, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? नहीं बताया था। अरे क्लियर है? पहली बौद्ध संगीति कौन के? अजात शत्रु के शासनकाल में। सो रहे हो रहे क्या? पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु। कई मूर्खों को याद ही नहीं है, काय को ढोर टाइप के पढ़ने आ रहे हो रे? रटाया था पहली बौद्ध संगीति। ओके, दूसरी कालाशोक, और तीसरी और चौथी कनिष्क। कौन के? कनिष्क के समय हुई थी। 4 ही बौद्ध संगीति याद है, और जिन्हें नहीं है याद वो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। खूब पढ़ाया था हमने। और अभी का टेस्ट में बेटा इतना सुटारा देंगे कि सन तो ठीक है, चित्र दिखने लगेंगे कि संगीति हो रही है, और ऐसा लगेगा कि हम उपस्थित हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नहीं बताया। सांची स्तूप एवं सारनाथ स्तूप, सुन रहे हो? सांची स्तूप एवं, इन 2 स्तूपों का निर्माण, और स्तूप हमेशा बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। कैसे? अरे क्लियर है? और सांची के स्तूप आकार में सबसे बड़े स्तूप माने गए हैं भारत के। चलिए, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी चंपा की एक ब्राह्मण पुत्री थी। असंघमित्रा, देखो जरा, पुत्री का नाम था संघमित्रा, लेकिन इसकी मां का नाम था असंघमित्रा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाग देवी की पुत्री महेंद्र संघमित्रा थे, विदिशा के। अच्छा, इसका एक विवाह हुआ था विदिशा के सेठ के यहां, सुन रहे हो? हालांकि अशोक के कई विवाह हुए थे, उनमें से एक विवाह कहां हुआ था? क्लियर है? चलिए, सांची के स्तूप, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला विदिशा में समीप में, जहां 3 स्तूप हैं, एक विशाल तथा 2 छोटे हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, जबकि द्वितीय स्तूप में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के, तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामौदगलायन। ओके, इनकी अस्थियों के अवशेष रखे हैं। पक्का? एक सारिपुत्र और एक, ओके, और एक बड़े स्तूप में कौन के रखे हैं? भगवान बौद्ध के। क्लियर है? सम्राट अशोक, अशोक के नाम एवं उपाधि, अशोक का मास की लघु अभिलेख में नाम मिलता है क्या? नहीं पढ़ा है? अरे बोलो, पढ़ा है? मास की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। अशोक मौर्य कहां मिलता है? रुद्र दामन का। हो गया क्लियर? ये जूनागढ़ अभिलेख कौन ने बनवाया था? क्लियर है? ये बात अलग है कि उसमें अशोक की जानकारी है।
लेकिन लिखवाया किसने था? और ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ अभिलेख कहां में लिखा है? पक्का देखे, अशोक वर्धन पुराणों में, लघु अभिलेख राजा अशोक, गुर्जरा अभिलेख देवना प्रिय अशोक राजा। देखो गुर्जरा में अशोक मिल रहा, मास्की में भी क्या मिल रहा? क्लियर है? और गुर्जरा में क्या मिल रहा? क्लियर है? चलिए बाकी चीजें छोड़िए। देखो भाबरू में प्रियदर्श अशोक के नामकरण, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बौद्ध शाक्य कहा, भाबरू, ये सब हो चुका है, वही चीजें हैं। अच्छा एक बात, अब मुख्य तौर पर शासन चला अशोक था। अशोक की नीति बहुत बड़ी साम्राज्य नीति थी, बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। लेकिन अशोक ने एक कसम खा ली कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस कारण से उसके जो वंशज आए वो लगातार कमजोर होते गए और उनका साम्राज्य लगातार छोटा होता। हाँ या ना? और मौर्य साम्राज्य से सबसे ज्यादा चढ़ गए ब्राह्मण। कौन चढ़ गए? इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म को हुआ, और हिंदू धर्म में मुख्य कौन थे? अरे क्लियर है? अतः इसके अंतिम राजा बृहद्रथ, क्या नाम था? अरे क्लियर है? बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र सुंग। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पर था, लेकिन अब पूरे भारत पर एक राजा नहीं। सुन रहे हो? अब राजा कैसे है? छोटे छोटे एरिया में अलग अलग। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ बाहर से विदेशी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अरे क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। देखो आप, एक तरफ खुद अपने ही देश के वंश बदलते जा रहे हैं। इसमें आया कौन सा वंश? शुंग वंश। आवाज नहीं आ रही है। शुंग वंश समाप्त हुआ तो कंड वंश आएगा, फिर आएगा आंध्र सातवाहन वंश, और एक आएगा, ये पूरे के पूरे ब्राह्मण वंश हैं। कौन से वंश है? आवाज नहीं आ रही है? तो एक तरफ मौर्यों को खत्म करने के बाद देसी लोगों ने ही कब्जे ठोक दिया, ब्राह्मणों ने कब्जे ठोक दिया। पहला वंश कौन सा है? कौन है? शुंग। शुंग के बाद कंड वंश के बाद क्यों? आंध्र सातवाहन वंश। चूंकि आंध्र प्रदेश साइड है, एक्चुअली इनका नाम सातवाहन वंश है। क्या नाम है? और अंत में क्या है? और ये सारे के सारे वंश कैसे हैं? ब्राह्मण वंश हैं। इसी तरफ से दोबारा अब वहां से विदेशी आ रहे हैं बाहर से। अब तो भारत की हालत हो रही है कि लोग गईएं चराने आए और भारत के राजा बन गए। जो हम आज कहते हैं ना, अभी कल रैलियां निकली झंडा लेके खूब नाटक चेटक, जहां जहां जो हो सकता है। भारत के लोगों ने कभी सीख नहीं ली। भारत में केवल हम कुछ लोग जहां अंग्रेजी इतिहास जानते हैं तो कहते हैं अंग्रेज खराब थे। थोड़ा और पुराना इतिहास पढ़े हैं, बोले मुसलमान खराब थे। और जो लोग और पुराना इतिहास पढ़े हैं, याद रखना, भारत की एक विशेषता रही, यहां के राजाओं ने कभी सीख नहीं ली। लोग गईए चढ़ाने आए, उन्होंने कहा क्या करें? बोले हमला कर दो, यहां के राजा बन जाओ। देखो आएगा हिंद यूनानी, पहले तो यूनानी आए, और यूनानियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिकंदर आया था कि नहीं आया था? अरे क्लियर है? इसके बाद आए शक। सुन रहे हो? शक के बाद आए पल्लव, और पल्लव के बाद आए कुषाण। क्लियर है? ये चार विदेशी लोग हैं जो अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से भारत पर आक्रमण करने आए। और ये एक प्रकार से अलग अलग ग्रुप थे। ये एक प्रकार से खाना बदोश लोग थे इनमें से ज्यादातर। सुन रहे हो? तो अभी एक तरफ हम पढ़ेंगे ये, और एक तरफ ये विदेशी आ रहे हैं। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? आ रही है? जरा एक कागज में जल्दी से आउटलाइन लिख के देखो कि मौर्य वंश का पतन हो गया है।
और मौर्य वंश के पतन के बाद, हाँ बस्ता खोलो मैडम, पेन निकालो, रजिस्टर निकालो। मौर्य वंश का पतन हो गया है। एक तरफ देसी वंश आ रहे हैं और एक तरफ विदेशी लोग आक्रमण कर रहे हैं। इसमें कौन आ रहे हैं? शुंग वंश के बाद क्या? मूर्खों जरा जोर से बोल रहे? ओके, कौन सा वंश है? अरे क्लियर है? कंड वंश है। कौन सा है? अरे क्लियर है? कौन सा वंश है? और इसके बाद कौन है? वाकाटक वंश है। लिखो चारी जल्दी जल्दी। और यहां पर कौन कौन है? हिंद यूनानी है, यानी इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पल्लव, फिर इनका क्रम आता है परीक्षा में। निम्न में से कौन पहले आया? तो पहले कौन आया? हिंद यूनानी। कौन आया? अगर हिंदी यूनानी ऑप्शन में नहीं है तो शक नहीं है तो के बाद ये परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, तो प्रश्न आते हैं निम्न में से। क्या आते हैं? अरे क्लियर है? चलिए, और हमें बिल्कुल एकदम सबकी कॉपी वगैरह खुली हुई। अगर हमने कहा कि लिखो और कोई ने बस्ता खोला, हम सीधा डंडा सिर में दे मारेंगे हम। देखो, मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था मोर, इसलिए ये मौर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ओके, चलिए अब इसके बाद अब मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या बना? फिर वही बात, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, कौन कौन उत्तराधिकारी आए? फिर वही बात, देशी में कौन आए? बेटा जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स दोगे उतना बढ़िया हम रिस्पॉन्स देंगे आपको। कौन आया? क्लियर है? शुंग वंश के बाद क्यों? कंड वंश आया के बाद क्या? लेकिन अब आपको दिमाग में रखना है कि इनका टारगेट मगध नहीं है। अभी तक दो वंशों के लिए टारगेट मगध था। एक हर्यक वंश के लिए मगध था, फिर उसके बाद नंद वंश आया, उसके लिए मगध था, फिर मौर्य वंश आया, उसके लिए भी। हाँ ना? लेकिन जैसे ही मगध साम्राज्य समाप्त होता है, यानी यहां पर आकर के मगध साम्राज्य इन द सेंस मौर्य साम्राज्य, अब जो लोग आ रहे हैं उनके छोटे छोटे साम्राज्य हैं पक्का। और यहां विदेशी कौन आ रहे हैं? क्लियर है? यानी अब यहां पर आपका टारगेट मगध नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखें, देशी उत्तराधिकारियों में ब्राह्मण राज्य, मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक देशी और एक। हाँ है ना? भारत में दो लोगों ने कब्जा किया, एक तरफ देशी लोगों ने और एक तरफ। हाँ है ना? क्लियर है? पक्का? चलिए, देशी लोग, मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ, नहीं बताया हमने। अंतर्गत मुख्य शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश हो। अरे क्लियर है? अब कौन सा वंश आ रहा? हाँ या ना? अब देखिए, शुंग वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। कौन ने? ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, वो पहले कभी मौर्य सेना में ही भर्ती था और इसने मौका मिलते ही अपने राजा की हत्या कर दी और अपना एक अलग राज्य बनाया। चूंकि ये ब्राह्मण था, अतः इसने अपना जो राज्य चलाया वो ब्राह्मण नीतियों के अनुसार चलाया। काय के अनुसार? ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, लेकिन फिर भी एक भुर्वत स्तंभ इसने बनवाया था जो अपवाद है। चिढ़ते, अब एक तरफ प्रमाण मिलते हैं कि ये बौद्ध धर्म से चिढ़ता था और एक तरफ प्रमाण मिलते हैं कि इसने भुर्वत स्तंभ बनाया था।
ओके, स्तूप बनवाया था। तो इससे दोनों में अपवाद आ जाता है कि आखिर ये चाहता क्या था। चलिए शुंग वंश, अब देखो जरा, राजधानी पाटलिपुत्र एवं विदिशा। अब यहां से दो जगह राजधानी जाना है। अभी तक राजधानी कहां है? अभी तक राजधानी कहां है? अरे क्लियर है? अब पुष्यमित्र शुंग से कहां ले जाएगा? ओके, देखे शुंग किस वंश से संबंधित है, यह निश्चित कर पाना कठिन, पुराने प्रमाण नहीं है। दिव्यदान नामक बौद्ध महायान ग्रंथ में बताया गया कि पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया तथा वह स्वयं भी मौर्य वंशी, कई लोग कहते हैं मौर्य वंशी था। शुंग वंशी शासकों के नामों में मित्र व ईरान में प्रचलित मित्र सूर्य की पूजा से संबंधित था। अतः कई लोगों ने अर्थ लगाया कि नहीं, ये जो नाम आ रहा ना मित्र, मतलब ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। चूंकि बहुत पुरानी बात है तो अंदाजा लगाया जा सकता है। इतिहासकार काशी प्रसाद के अनुसार पुष्यमित्र मौर्य वंश के राजपुरोहित का पुत्र था। राजपुरोहित माने जो उनके घर में पूजा करने आते थे। सुन रहे हो? अशोक की धार्मिक नीति से वह क्षुब्ध था। क्यों क्षुब्ध था? क्योंकि इससे हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। देखे, उनकी वंशज धार्मिक क्रियाकलापों से अलग हो गए। अब चूंकि पहले पुरोहित थे, पंडित थे, लेकिन धीरे धीरे करके ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया। अब ब्राह्मण बेरोजगार हो गए, तो ब्राह्मण क्या करें? सेना में भर्ती हो गए। समझ में आ रही बात? तो उस समय के जितने ब्राह्मण थे वो काय में भर्ती हो गए? अरे क्लियर है? और अंदर ही अंदर ये दुख था कि हिंदू धर्म का ह्रास हो गया है। देखे, सेना में नौकरी कर ली और आगे बढ़े। इसी क्रम में पुष्यमित्र भी क्या बन गया? सेनापति बन गया। अतः शुंग क्या था? ब्राह्मण। क्लियर है? और ये कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नहीं बताइए? अरे बोलो बताइए। आगे बढ़े। पाणिनि ने उन्हें भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। शुंग ब्राह्मण थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। ठीक है? शुंग ब्राह्मण थे तथा उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखो जरा, पूरी कहानी आपको कम से कम 50% ऑलरेडी पता है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी। तो पहला राजा स्वयं बना। कौन बना? अरे क्लियर है? इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और इसकी राजधानी कहां आ गई? क्या आ गई? अच्छा, राजधानी बदलने का मुख्य कारण क्या रहता था? अगर पुराने राजा की राजधानी पाटलिपुत्र है तो वहां पर उसके चाहने वाले होंगे, उसके गुप्तचर होंगे और उनसे लगातार आक्रमण का खतरा है। इसलिए अपनी राजधानी चेंज करना एक अच्छे राजा की विशेषता है। समझ में आ रही बात? तो राजधानी चेंज हो गई। कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? अरे क्लियर है? याद रखना, हर एक वंश में राजधानी राजगृह है। उदयन के समय कहां गई? अरे क्लियर है? और उस समय पाटलिपुत्र से पूरा मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में चला। और जब ये शुंग वंश आया तो अब पाटलिपुत्र से कहां पहुंच गई? ओके, ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे, नहीं तो बाद में कहो सर हमें याद नहीं है। हम बार बार टोकते जा रहे हैं। हम विदिशा, पुष्यमित्र शुंग सेनानी के नाम से, चूंकि सेनापति था पहले, तो अपने आप को सेनानी कहता था। क्या कहता था? अरे क्लियर है? यानी सेनानी के नाम से शासन करता था। काय के नाम से? ओके, क्या हुआ? ठीक है, काय के नाम से? चलिए, वह कट्टर बौद्ध धर्म का विरोधी था। देखे, भागवत धर्म का उदय भी इसी काल। अब भागवत धर्म इन द सेंस हिंदुओं की एक शाखा। कौन सी? जो अपना आराध्य मानती थी विष्णु धर्म को। हाँ सॉरी, विष्णु भगवान को अपना आराध्य मानती थी। अतः इसे भागवत धर्म कहा गया, या विष्णु धर्म कहा गया, या वैष्णव पंथ कहा गया। समझ में आ रही बात? इसका उदय कब हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय। कब हुआ?
देख, अब इसके दरबार में पतंजलि। अब देखो जरा, एक और वेद मिल गए हमें। कौन मिल गए? इसके पहले मिले थे जीवक। कौन मिले थे? अरे क्लियर है? जीवक कौन के दरबार में थे? ओके, वो पतंजलि, वो सुमित्र, हाँ ना? क्लियर है? एक एक विद्वान याद रखना किसके दरबार में है। अभी एक लेखक मिला था मेगास्थनीज, कौन के दरबार में? चंद्रगुप्त। क्लियर है? चलिए, जिसने पुष्पमित्र संघ से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। क्लियर है? समकालीन विद्वान थे, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते थे जो बिना अध्ययन के ही संस्कृत बोलते थे। अब देखो जरा, पतंजलि की एक विशेषता थी कि ऐसे लोगों को दीक्षा देते थे कि जो पहले से संस्कृत बोलना जानता हो। अब इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों का ह्रास हो चुका था। इन्हें कम से कम समय में अपने धर्म का पुनरुत्थान करना था। और जितने वेद थे, पुराण थे, वो काय में थे? संस्कृत। काय में थे? तो ये चाहते थे कि संस्कृत वाले चेला मिल जाएं तो वो पढ़ें, उन लोगों को पढ़ाएं। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? चलिए, पुष्पमित्र के शासन काल में रामायण, महाभारत एवं मनुस्मृति की रचना हुई। समझ में आ रही बात? पक्का? ये अब देखो भैया, क्या होता है, धार्मिक दृष्टि से बातें अलग हैं, इतिहास की दृष्टि से बात अलग है। अब यहां पर ये आ गए मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में क्या हुआ? मनुस्मृति एक किताब बनाई गई, मनु ने बनाई, ऋषि मनु ने बनाई, और इसमें इतने कठोर नियम डाले गए जितने बौद्धों ने ढीले कर दिए थे, और एक्चुअली दिमाग में रखा गया बौद्ध धर्म का विरोध। समझ में आ रही बात? बौद्ध धर्म ने क्या कहा था? जातिवाद नहीं है, तो इसमें मुख्य तौर पर क्या डाला गया? समझ में आ रही बात? तो उसमें सबसे पहली बात, इसे ब्राह्मणों के अनुसार, नंबर 2 हिंदू धर्म के अनुसार, और नंबर 3 जो बात याद रखी गई वो रखी गई कि कैसे भी करके कम समय में हिंदू साम्राज्य को कठोर बनाना है और उसे दृढ़ता देना है। इसलिए क्या बनाई गई? आवाज नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी समय ये देखें, एक किताब आ गई, अष्टाध्यायी। क्या है ये? अष्टाध्यायी कौन ने लिखी थी? और इसी पर एक टीका लिखी, उसी पर टीका लिखी गई, महाभाष्य कौन ने लिखी? हाँ या ना? तो उस समय संस्कृत का बहुत बोलबाला था। संस्कृत में एक किताब आई, अष्टाध्यायी। क्या आई? आवाज नहीं आ रही है? कौन ने लिखी? ये किताबें याद रखना है। कौन ने लिखी? कौन सी किताब? अष्टाध्यायी। और इसी पर एक टीका लिख दी कौन ने? क्या? मजा नहीं आ रहा? अरे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भुरहत सतना सुन रहे हो? हालांकि कहा जाता है कि पुष्पमित्र संघ बौद्धों का बहुत बड़ा विरोधी था, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। एक, इसने भुरहत सतना का निर्माण कराया, एक बात। और दूसरा, तुम्हें याद हो अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन अशोक के बाद कई पीढ़ियां आई, फिर पुष्पमित्र शुंग आया, तब तक समय गुजरने के साथ वो जर्जर हो गए। क्योंकि एक्चुअली जो स्तूपों की बाउंड्री बनी थी उस समय वो लकड़ी की बनी थी। अशोक के समय क्या की बनी थी? काष्ठ वेदिका। वेदिका का मतलब होता बाउंड्री, हाँ या ना? तो ये बाउंड्री लकड़ी की बनी थी, और इसने यानी कौन ने? पुष्पमित्र शुंग ने। कौन ने? इसे पत्थर की बनवाया। क्या की बनवाया? यानी ये बौद्ध धर्म का तो विरोधी था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के किसी स्थल को नष्ट नहीं किया। समझ में आ रही बात? इसने बौद्ध धर्म के किसी स्थल को नष्ट, बल्कि उन्हें जीर्णोद्धार कराया।
मरम्मत कराई। तो प्रश्न दो बनते हैं यहां पर। पहला कि अशोक सांची के स्तूप कौन ने बनवाए? अशोक। कौन ने? पहली बात। नंबर दो, इस बार जीर्णोद्धार कौन ने कराया? हाँ या ना? कौन ने? क्लियर है? कभी कभी पुष्यमित्र शुंग नहीं आता, सीधा तक किस वंश ने कराया? क्लियर है? शुंग वंश ने कराया। और भोरोत स्तंभ का निर्माण पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु भोरोत स्तंभ बनाने का श्रेय यह स्तूप सतना के समीप है। इसकी खोज करी थी कौन ने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कौन ने? पूरे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। भोरोत स्तंभ कहां है? कहां है? क्लियर है? कौन ने बनाया? कौन ने? क्लियर है? और इस स्तूप की खोज कौन ने करी? अलेक्जेंडर। क्लियर है? चलिए देखें, उसने सांची के स्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण यानी पत्थर की वेदिका यानी बाउंड्री का निर्माण कराया। समझ में आ रही बात? ऐसे ही है गिरनार झील का निर्माण चंद्रगुप्त। और नहरें कौन ने? अशोक। पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने। जबकि स्तूप के बारे में बात करी जाए तो सांची के स्तूप अशोक ने, भोरोत स्तूप पुष्यमित्र। अरे क्लियर है? तो सांची के स्तूपों का पुनरुद्धार। अरे क्लियर है? अच्छा, बार बार बात आ रही है, शुंग काल में भागवत धर्म की उपासना होती थी और भागवत धर्म का उदय हुआ था। अरे क्लियर है? चलिए, और इसमें मुख्य देवता माने गए थे वासुदेव। कौन माने गए थे? यानी कृष्ण। क्लियर है? चलिए, प्रश्न आएंगे, बहुत बारीक आएंगे। राजदूत, अब देखो जरा, अब पुष्यमित्र शुंग के समय पुष्यमित्र शुंग वंश चल रहा है। शुंग वंश के वंशज एक के बाद एक आगे आ रहे हैं। अभी पुष्यमित्र शुंग है, आगे आएंगे भागभद्र, और ऐसा इनका वंश आगे चलेगा। हाँ है ना? अच्छा, अब ध्यान में रखना पड़ेगा, मौर्य वंश और मौर्य वंश के रिश्तेदार यूनानी कहां? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर तो जाते रहे, अब सेल्यूकस निकेटर के वंशज, सुन रहे हो? नहीं आ रही समझ में? यहां कहीं शासन कर रहे हैं। और अब भारत में शासन कौन कर रहा है? शुंग वंश। कौन कर रहा है? तो यहां यूनानी है और यहां शुंग है। तो अब शुंग वंश के समय में इनके राजदूत भारत आएंगे। कौन के? यूनानी। कौन के? अरे क्लियर है? और अभी इस समय भारत में धर्म कौन सा चल रहा? भागवत। कौन सा? भागवत धर्म चल रहा है। ईश्वर माने जा रहे हैं विष्णु, और विष्णु का वाहन गरुड़, सबसे पवित्र चिन्ह। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो सबसे पवित्र चिन्ह कौन माना जा रहा? गरुड़ माना जा रहा है। अरे क्लियर है? तो देखें, शुंग शासक भागवत के शासन काल में तक्षशिला के यवन माने यूनानी शासक कौन है? एंटियोकस। देखो जरा, सुन रहे हो? अब वहां पर सेल्यूकस निकेटर वगैरह मर गए हैं। उन्हीं का एक वंशज कौन ने अपना राजदूत, उस राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। सुन रहे हो? अब हेलियोडोरस जो है वो भागभद्र, अब भागभद्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का वंशज है। सुन रहे हो? और राजधानी कहां है? विदिशा। राजधानी कहां है? अरे मजा नहीं आता आपकी आवाज में। राजधानी कहां है? तो ये राजा एंटियोकस का जो राजदूत है, जिसका नाम क्या है? क्लियर है? ये कहां आया? कहां आया? विदिशा आया। रुको,
और जब रुको तो इसने भागवत धर्म को जाना। सुन रहे हो? और राजा को खुश करने के लिए अपनी ओर से विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया, एक खंभा बनवाया, और खंभे पर सबसे ऊपर काय का चित्र बनवाया? गरुड़। काय का? अरे क्लियर है? ये गरुड़ स्तंभ बनवाया और इसके दो नाम रखे गए, एक गरुड़ स्तंभ और नहीं तो हेलियोडोरस का खंभा। क्या नाम रखा गया? चूंकि से बनवाया कौन ने था? कौन ने बनवाया था? अतः इसका दूसरा नाम पड़ा हेलियोडोरस का खंभा। ओके? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर के विदिशा, उस समय विदिशा नाम की जगह क्या नाम था? बेसनगर। क्या नाम था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, हेलियोडोरस का खंभा कहते हैं। इस खंभे पर 3 शब्द दंभ, त्याग, अप्रमाद अंकित किए गए। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था और एक 10वां राजा था। समझ में आ रही बात? अब इस देवहूति की हत्या हो जाएगी। सुन रहे हो? अब देखे इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और कंडवंश की नींव रख ली। अरे क्लियर है? अब शुंग वंश कौन था? ब्राह्मण। अब ये वासुदेव जो हत्या कर रहे हैं ये भी कौन है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। इतिहास से ये जान लो कि जो आप दिमाग में रखते हो ना कि ये जाति ये धर्म एक दूसरे की हत्या करती है, राजा बनने के लिए लोगों ने अपने पिता तक की हत्या करी। हर्यक वंश में क्या हुआ? पिता की हत्या हुई है, है ना? यहां पर हत्या हो रही है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की हत्या कर रहा है केवल शासन लेने के लिए। तो ये जो हमारे अंदर सोच डाली जाती है कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो मुसलमान लोग ऐसा करते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध ये कोई कुछ नहीं करता। जिन्हें शासन का लोभ है, धन लूटने के लिए, शासन लूटने के लिए लोग ऐसा करते हैं। मैडम अंतिम बार पूछ रहे नींद आ रही? हमें लग रहा तुम्हें नींद आ रही। सोई नहीं रात में? नहीं, अगर नींद आ रही तो ऑफिस में बैठो, अच्छा बढ़िया ठंडा पानी पियो, चाय बुलवा दे रहे हैं। नहीं तो पता चला हमें तो शुंग वंश बढ़ा रहे हैं, तुम्हें सपने के छोड़ के आने लगे। अच्छा, जागते हुए सपने बड़े खतरनाक रहते हैं, पता है तुम्हें? सोते हुए सपने तो कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन अगर झपका लग जाए उस समय जो सपने आते हैं बड़े खतरनाक आते हैं। इसलिए या तो अच्छा बढ़िया ऑफिस में बैठो और या फिर ध्यान दो। हमें नहीं लग रहा कि तुम ध्यान दे रही हो आज। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आवाज नहीं आ रही? ओके, तो हमने आपको 2-3 राजा पुष्यमित्र शुंग के समय बता दिए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी। इसने हत्या करी थी कौन की? मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन? अरे क्लियर है? पुष्यमित्र शुंग आया, इसने स्तूप का निर्माण कराया, भूरत स्तूप का, जबकि सांची के स्तूप को काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका लगवाई। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके पास एक पतंजलि नाम का ऋषि था, या हम कहें वेद था। अरे क्लियर है? और इसी समय एक किताब आई अष्टाध्यायी। क्या आई? अष्टाध्यायी में कौन? अरे क्लियर है? और इसी समय अष्टाध्यायी पर लिखा एक टीका कौन ने? पक्का बेटा, यही बारी क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग कहते हैं डीप आए हैं। सीधा प्रश्न आता है पाणिनि किसके समय में थे? तो आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग के। आया ना? जीवक किसके समय था? बिंबिसार के बिंदुसार, बिंबिसार में। आया ना? पाणिनि कौन के समय? पतंजलि कौन के समय? अरे क्लियर है? हेलियोडोरस किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? एंटियोलकिट्स का। गायगा एंटियोलकिट्स कौन था? एक यूनानी राजा था, उसका राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागवत के। कौन के? जोरदार आवाज आना चाहिए। कौन के दरबार में? ये भागवत कौन था?
शुंग वंश का एक राजा था। शुंग वंश को उस समय राजधानी क्या थी? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? ये सारी कहानी क्लियर हो गई है। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कौन करी? पुष्यमित्र। अभी तक राजधानी कहां है? पाटलिपुत्र। जैसी शुंग जीता सो कहां ले आया? ब्राह्मण धर्म मानने लगा। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना हो गई कि नहीं हो गई? 2 अश्वमेध यज्ञ हुए, पतंजलि ने कराए, पाणिनि आ गए, अष्टाध्यायी लिखी, ओ महाभाष्य ने लिखी। ओके, पक्का। इसी के वंश में एक राजा आया भागवत। भागवत के दरबार में कौन आया? हेलियोडोरस। कौन का राजदूत था? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? करो। मौर्य वंश का अंतिम राजा, देखो मत, क्या देखो? मौर्य वंश का अंतिम राजा देवभूति। बहुत बढ़िया, देवभूति था। हम ये बताना चाह रहे हैं, जब पूरी क्लास के दौरान हम किसी को डांटते हैं सो बड़े बुरे लगते, भैया चित्त से बिल्कुल जैसे कोई भक्ति करता ना। आज पहला दिन है, नाम नहीं पढ़ो बेटा, हमारे यहां नहीं पढ़ पाओगे। पूरे दौरान, पढ़ाई के दौरान तुम्हारा दिमाग कहां रहा? कहां? बुक पे कौन ने कही थी कि बुक पे ध्यान रखो? हमने कही थी पढ़ो। हमने सारे लोगों से क्या बोला? जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हमारे पास आप ध्यान दो और हमारे साथ रिवाइज करो। ईमानदारी बताने यही कहा है या नहीं कहा है? बेटा देखो, अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद याद नहीं कर पाते, ये आपकी गलती है, आप ध्यान नहीं देते हैं। कोई कहीं ध्यान दे रहा, कोई छत पर ध्यान दे रहा, कोई कहीं ध्यान दे रहा। आप जाने, आपका काम जाने। सच बताना, आपके साथ हम मेहनत कम कर रहे हैं क्या? आपके साथ मेहनत में चोरी कर रहे हैं क्या? फिर बढ़ो बेटा, मत पढ़ना, आप बढ़ो। तो इसी समय भागवत धर्म की स्थापना हुई है। वासुदेव मुख्य देवता माने गए हैं और मुख्य चिन्ह क्या है? गरुड़। क्या है? क्लियर है? मुख्य चिन्ह क्या माना गया है? और इसीलिए गरुड़ स्तंभ बना है। कहां बना है? कहां? कौन ने बनवाया है? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस का खंबा किस वंश के शासन में बना? शासन आए तो शुंग वंश का है। बनवाया किसने है? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस है कौन? एक यूनानी राजदूत है। कहां आया है? हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, इतने ही बारीक क्वेश्चन आएंगे। पाणिनि किसके दरबार में है? पुष्यमित्र। क्लियर है? पक्का। देखें, पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक। पुत्र आया अग्निमित्र, फिर आया सुज्येष्ठ, फिर आया वसुमित्र, फिर आया वज्रमित्र, फिर आया भागवत। सुन रहे हो? एक्चुअली इसका नाम क्या है? भागभद्र। क्या नाम है? और इसके बेटा कौन है? और यहां पर अगर इसकी हत्या हो गई, क्लियर है? पक्का। कौन ने कर दी? पक्का। और यहां से कौन आया? आवाज नहीं आ रही है? पक्का। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगर आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो आप बिल्कुल शुरुआत पाषाण काल से बोल पाएंगे। आप अगर कोई आपसे कह रहे इतिहास में चर्चा करो तो आप कहोगे 3 भागों में बांट दो, है ना? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक। आप प्रागैतिहासिक में 3 कहोगे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण। अरे क्लियर है? वहां तक तांबे की खोज होगी, फिर आ जाएगा आपका आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में तो सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता,
वैदिक सभ्यता पढ़ोगे फिर आ जाओगे ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में आएगा जैन धर्म, नहीं आएगा, और यहीं से शुरू हो जाएगा जनपदों का उदय। क्या आ जाएगा? नहीं पढ़ा है बेटा? आप घर जाकर के केवल रिवीजन की आदत डालो। आप सुन रहे हो? एक एक चीज वित्सन की रटवा देंगे आपको। अच्छा, सिकंदर का जन्म, सिकंदर का जन्म ओके 356 नहीं 356 ईसा पूर्व। कहां? मकदूनिया। कहां? सिकंदर के पिता का नाम ओके। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 300 ओके। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? अरे क्लियर है? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम क्लियर है? चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र, हाँ या ना? चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम सेंट्रोकोटस। क्या? अरे क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किससे हुआ? सेल्यूकस, हाँ या ना? क्लियर है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, एक हमने पढ़ा था अखेला का युद्ध, कौन कौन के बीच? दारा तृतीय और अखेला का युद्ध। और सिकंदर जब अंदर आया तो उसका पोरस से युद्ध हुआ। हाइडे एस्टोबीच का युद्ध नहीं याद है? अरे याद है पक्का? क्या दिक्कत है? अब बताइए, अशोक गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व ओके। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? ओके, हाँ या ना? अच्छा, अशोक किसका पुत्र था? किसका? बिंदुसार की बिंबिसार? बिंदुसार का। क्लियर है? अच्छा, अशोक का ओरिजिनल नाम क्या था? देवनाप्रिय, हाँ या ना? अच्छा, अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? तो मास की अभिलेख हो, एक जूनागढ़ अभिलेख की बात आई है, कौन ने बनवाया? रुद्रदामन ने। इसमें अशोक का नाम आता है ना कि नहीं आता है? क्लियर है? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? कौन ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये गिरनार झील है कहां? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में ओके। अब देखिए, इसमें नहरें कौन ने निकलवाई? कौन ने? अशोक ने। और इसका पुनरुद्धार कौन ने? पक्का? अरे क्लियर है? बस ऐसे ही आपको घर में याद करना है। कल से गणित का नया अध्याय चालू हो जाएगा, ब्याज वाला। भैया सुनो, सारे लोग, जितने लोग सुबह 7 बजे आ सकते हैं, भले वो नए स्टूडेंट हैं, 7 बजे आइए और ज्यादा से ज्यादा गणित पढ़ने का प्रयास करिए। जी मत चुराइए कि हमें नहीं आना है। वो जो आपका बैच है वो तो चला ही रहा है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा। यहां से पढ़ेंगे अपन खंडवंश। कितने बज गए हैं? ठीक, तो अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं नए स्टूडेंट के लिए पहला अध्याय वर्गमूल। ओके, चलिए। हालांकि हिस्ट्री वगैरह के लिए कम से कम 2.5 घंटे की क्लास चाहिए, तब जाकर के एक पड़ाव कंप्लीट होता है। अब देखें आप लोग, अपन एक काम करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। जिस दिन अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2.5 घंटे पूरी क्या चलेगी? हिस्ट्री ओके। और जिस दिन अपन गणित पढ़ेंगे तो अपन पूरा 2-2.5 घंटे गणित पढ़ेंगे। अब जैसे ये तो अपन 3 वंश यदि निपटा लेते तो एक पूरा का पूरा ये हो जाता, और एक विदेशी आक्रमण निपटा लेते अपन। अब यहां से